हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इंटरव्यू सेशन के इस सेकंड एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में हमने एलडीसी आदित्य सर से बात की थी और उनसे हमने जाना था कि एलडीसी की तैयारी कैसे की जा सकती है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है, पेपर बाइलिंगुअल होता है या नहीं होता है, स्किल टेस्ट कैसे होता है, टाइपिंग दोनों सब्जेक्ट में करनी होती है या एक सब्जेक्ट में करनी होती है, रिजल्ट कब तक आता है, फाइनल सिलेक्शन होते कितना टाइम लगता है, साथ ही साथ स्किल टेस्ट में कौन सी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो सेशन में उनसे पूछी थी और समझी थी। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम उनका इंटरव्यू लेंगे फिर से और उनसे जानेंगे हम कि एक एलडीसी की जॉब प्रोफाइल क्या होती है और फर्स्ट मंथ इन हैंड सैलरी क्या रहती है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, ड्यूटी टाइम कितना होता है, क्या एलडीसी बनने के बाद हम किसी और जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या, ये सभी सवाल आज हम उनसे करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इंटरव्यू सेशन शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। तो दोस्तों, आज का वीडियो सेशन कुछ हटकर होने वाला है। आज हमारे साथ में एनडब्ल्यूडीए यानी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी कि ये एलडीसी पोस्ट पे सिलेक्टेड कैंडिडेट है जिनका नाम है मिस्टर आदित्य जी तिवारी। ये 2019 की वैकेंसी में सिलेक्ट हुए हैं और इन्हीं से जानेंगे आपके सभी डाउट्स जो भी आप कमेंट करते हैं इस रिक्रूटमेंट को लेकर। तो स्वागत है आपका आदित्य सर, और टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और आप एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपने बारे में बच्चों को। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य तिवारी है। मैं नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी में लोअर डिवीज़न क्लर्क के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बेसिकली मध्य प्रदेश के सागर ज़िले से बिलोंग करता हूँ और मैंने वर्ष 2019 में ये एग्ज़ाम दिया हुआ था और वर्ष 2019 से ही मैं वलसाड में पोस्टेड हूँ। चलिए आदित्य सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया, फाइनल सिलेक्शन आपका हो गया, उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग मिल गई। ज्वाइनिंग मिलने के बाद फर्स्ट मंथ की आपकी सैलरी क्या रही? क्योंकि सैलरी को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है बच्चों को और सैलरी से भी एक तरह का इंस्पिरेशन तो मिलता ही है। जी हाँ, तो सैलरी की अगर हम बात करें तो एनडब्ल्यूडी के सारे ऑफिसेज जो हैं वो बड़ी सिटीज़ में हैं, तो उनको एचआरए ज़्यादा मिलता है। सिर्फ एक ही ऑफिस ऐसा था, वलसाड ऑफिस, जिसमें मैं अभी पोस्टेड हूँ। तो अगर उसमें भी हम सैलरी देखें तो लगभग मेरी 24,000 के अराउंड सैलरी थी, जो मेरी फर्स्ट सैलरी इन हैंड सैलरी 24,000। और अगर आप जी बिल्कुल, मेरी इन हैंड सैलरी जो फर्स्ट सैलरी वो 24,000 रुपये थी। और अगर हम किसी बड़े शहर की बात करें जहाँ पर एचआरए ज़्यादा मिलता है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, तो बड़े शहर में यही सैलरी 26 से 28,000 के बीच ऑसिलेट करती है। इन हैंड सैलरी फर्स्ट सैलरी तो बहुत अच्छी सैलरी है, इसको कम नहीं कह सकते। मतलब फर्स्ट मंथ में इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है तो और क्या चाहिए, बहुत अच्छी सैलरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, सैलरी की बात हो गई, इन हैंड सैलरी बता रहे हैं 24 से 26,000 रुपए इन हैंड सैलरी बता रहे हैं। उसके बाद में कुछ चीजें अलग से भी ऐड होती है, ठीक है, कटौती भी होती है, जो पेंशन वगैरह की है वो अलग है ना। जी, वो बिल्कुल डिडक्शन सारे अलग होते हैं और ये आफ्टर डिडक्शंस जो इन हैंड सैलरी है जो आपके अकाउंट में आएगी वो यही होती है। तो 26,000 सैलरी के बारे में भी जान लीजिए आप लोग सारे। चलिए, तो सर अभी अगर हम बात करें आपकी जो पोस्टिंग है उसके अकॉर्डिंग, तो एनडब्ल्यूडीए एलडीसी को और क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है? एनडब्ल्यूडीए बिल्कुल एक ऑटोनोमस है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंदर में, और ये बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे रूल्स पे चलता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो सारी फैसिलिटीज़ एनडब्ल्यूडीए में दी जा रही हैं। जैसे कि मेडिकल रीइंबर्समेंट होता है और फिर उसके बाद एलटीसी फैसिलिटीज़ होती हैं और हमारे एडवांसेस लोन्स, ये सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। जो एक सेंट्रल एम्प्लॉय को दी जाती है वो सारी फैसिलिटीज आप लोगों को दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अच्छी बात है। अब जैसे कुछ लोग ये भी पूछते हैं बीच में कि सर क्वार्टर मिलता है या नहीं मिलता है, तो क्वार्टर वाला डाउट इनके ये क्लियर नहीं हो पाता है कि जब क्वार्टर लेते हैं तो एचआरए नहीं मिलता है। हाँ, और अगर आप क्वार्टर परस्यू करेंगे तो फिर आपको एचआरए नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्या ऑप्शन रहता है, क्वार्टर मिल जाता है ऑफिसेज में? क्वार्टर आपको डिपेंड करता है किस शहर में क्वार्टर्स अवेलेबल हैं और किस शहर में क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं है। और कई शहरों में ऐसा होता है कि अगर एनडब्ल्यूडीए के क्वार्टर नहीं है तो वो दूसरे गवर्नमेंट क्वार्टर्स आपको अलॉट करा देते हैं। तो क्वार्टर्स अवेलेबिलिटी पर ज़्यादा डिपेंड करता है। वैसे कोई दिक्कत तो होती नहीं है क्योंकि एचआरए मिलता है तो बंदा कहीं भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से रहिए। अच्छा, इसमें आपका ड्यूटी टाइम कितना रहता है?
ड्यूटी टाइम देखा जाए तो एनडब्ल्यूडीए में दो तरीके के ऑफिस होते हैं, एक होता है फील्ड ऑफिस होता है और एक सर्कल ऑफिस होता है। तो जैसे कि मैं फील्ड ऑफिस में अभी पोस्टेड हूँ, तो मेरी टाइमिंग होती है 6 days वीक होता है, मतलब मंडे से लेके सैटरडे तक होता है मेरा टाइमिंग, जिसमें कि सुबह 9:30 बजे से शाम के 5 बजे तक की टाइमिंग होती है। ठीक है, 9:30 और हफ्ते में आप सेकेंड सैटरडे की छुट्टी दी जाती है। ओके, तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। और सर्कल ऑफिस में जो है वो सुबह 9:30 से शाम के 6 बजे तक होती है, लेकिन वो 5 day वीक होता है, उसमें 5 दिन काम होता है, यानी कि सैटरडे संडे छुट्टी होती है। अच्छा, अगर सर्कल ऑफिस में पोस्टिंग होती है तो सैटरडे और संडे 2 हॉलीडेज मिल जाते हैं, और फील्ड ऑफिस में सैटरडे का हॉलीडे नहीं मिलता है। जी, फील्ड ऑफिस में 1 घंटे कम काम करना होता है हमें, 5 बजे तक काम करना होता है, जबकि सर्कल ऑफिस में 6 बजे तक काम होता है। वो इक्वली है अगर हम देखें तो। हाँ, वो एक प्रकार से इक्वल ही है, लेकिन बहुत ब्रिलियंट चांसेस होते हैं कि सर्कल ऑफिस मिल जाए। कभी कभार होता है कि सर्कल ऑफिस ना मिले, लेकिन मिल जाता है। एक थोड़ा सा अगर हम देखें जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो मेनली आपको क्या काम करना होता है? तो एनडब्ल्यूडीए में देखा जाए तो 3 सेक्शंस होते हैं ऑफिस के। एक अकाउंट सेक्शन होता है, एक इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन होता है जिसको हम प्रशासन बोलते हैं, और तीसरा होता है हमारा टेक्निकल सेक्शन। तो अगर हम बात करें अकाउंट सेक्शन की, तो वहाँ आपको फाइलें मैनेज करनी होंगी सारी अकाउंट्स की, और मेन तो आपका काम रहेगा फाइलें मैनेज करना और करस्पॉन्डेंस देना, कि कोई लेटर आपके ऑफिस में रिसीव होता है और आपसे कोई जानकारी मांगी जाती है आपके ऑफिस के द्वारा, तो आपको वो जानकारी तैयार करनी है, उसका करस्पॉन्डेंस तैयार करना है और अपने सीनियर्स को पुटअप करना होता है, और फाइलों का मैनेजमेंट देखना होता है। मेन काम तो यही मेनली यही काम करना है आपको, चाहे आप किसी भी सेक्शन में। जी बिल्कुल, आप किसी भी सेक्शन में काम करिए, मेन आपका काम फाइलों का मैनेजमेंट और करस्पॉन्डेंस से ही रिलेटेड होगा। चलिए, तो एलडीसी का काम वैसे भी ज्यादा बर्डन वाला तो नहीं होता है जी, लेकिन देखिए ऐसा है कि काम तो करना ही पड़ेगा, कहीं भी जॉब करो तो काम को लेकर। वर्क स्ट्रेस की अगर बात करें हम, तो वर्क स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होता है। आराम से आप अगर दिन का काम कंप्लीट करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कोई भी काम पेंडिंग मत रखिए, बढ़िया काम करते रहिए, तो आपको वर्क स्ट्रेस भी नहीं होगा और आप बढ़िया आराम से कर सकते हैं। हाँ, यही है कि और साथ में आप अगर रूटीन वर्क, अगर कोई भी बंदा रूटीन वर्क करता रहता है तो बर्डन नहीं बनता। अगर वो लेजीनेस दिखाता है तो फिर 2-3 दिन का बर्डन हो जाता है, तो फिर स्ट्रेस भी फील होता है। बिल्कुल। और अगर कई बार स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि मैं आगे पढ़ पाऊंगा कि नहीं, मुझे आगे पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा कि नहीं, तो जैसा कि मैं एग्जांपल दूं, तो ऑफिस के बाद आपको काफ़ी टाइम बच जाता है। शाम को 5 बजे के बाद आप बहुत टाइम रहता है कि आप आराम से अपनी स्टडीज को दे सकते हैं। मतलब तो उसमें भी कोई दिक्कत इसमें ये चलो साथ में ये भी बात कर लेते हैं कि प्रमोशन का क्या रहता है। प्रमोशन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वरी करता है। तो हमारे यहाँ जैसे कि आपको एलडीसी से यूडीसी जाने के लिए 5 से 8 साल के बीच में आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ज्वाइनिंग के मतलब 5 से 8 साल के अंदर आप यूडीसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और जैसे ही पोस्ट वैकेंस होगी तो आप वहाँ मतलब प्रमोट हो सकते हैं, प्रमोशनल एग्जाम देकर या फिर प्रमोट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। जी, अगर आप प्रमोशनल एग्जाम देना है तो उसके लिए आपको 3 साल मिनिमम जॉब करनी होगी, उसके बाद आप प्रमोशनल एग्जाम दे सकते हैं और आप हायर पोस्ट पे जा सकते हैं। और अगर आप प्रमोशनल एग्जाम नहीं दे सकते हैं या नहीं देना चाहते हैं तो फिर आपको 5 से 8 साल के बीच इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, तैयारी के लिए आप बता रहे थे कि एलडीसी के लिए अगर आप कोई सिलेक्ट हो जाता है, एलडीसी मान लीजिए, स्टेनोग्राफर मान लीजिए, यूडीसी मान लीजिए, अगर सिलेक्शन होने के बाद अगर मान लो कोई हायर पोस्ट पे या किसी अलग डिपार्टमेंट में जाना चाहे, तो प्रिपरेशन करने के लिए उसके पास में कितना समय रहेगा? आप आराम से ऑफिस के बाद 3 से 4 घंटे प्रतिदिन निकाल ही सकते हैं सारे काम करने के बाद भी। तो मेरे हिसाब से ये किसी भी एग्जाम की तैयार करने के लिए काफ़ी टाइम कहलाता है। तो आप मतलब ऑफिस आवर्स के बाद भी 3 से 4 घंटे किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को दे सकते हैं और आगे तैयारी कर सकते हैं। और आई थिंक आप भी कोई तैयारी कर ही रहे होंगे अभी। जी, मैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ अभी। बहुत अच्छी बात है, और उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, क्योंकि इतनी सारी बातें समझने के बाद में पता चलता है कि भाई एक कोई भी इंसान है तो उसका क्या स्टैंडर्ड है, तैयारी कैसी है, कितना कॉन्फिडेंस है, और
आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आदित्य सर के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में थैंक्स बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्पेशली आप मुझे बोलो या नहीं बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके लिए आप कमेंट जरूर करना और थैंक्स बोलना। आगे अगर कोई भी आपका डाउट होगा तो मैं पर्सनली इनको पूछकर आपको रिप्लाई करूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आदित्य सर आप अपनी तरफ से आपने सारी चीजें लगभग बता ही दी है, और आई थिंक अब कोई ऐसा मेजर डाउट तो बचा ही नहीं है। हमने सारी चीजों पे बात की है, प्रमोशन पे हमने बात की है, फैसिलिटीज पे हमने बात की है, और आपने ये भी बता दिया कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो पोस्ट मायने नहीं रखती, आपको एक ही पोस्ट का ध्यान रखना है। जी बिल्कुल, ये भी सही है। अच्छा, इसमें मेनली जो बच्चे पूछ रहे हैं ना कि भी एग्जाम सेंटर वाला है, तो एग्जाम सेंटर का तो हमने बता ही दिया कि कहां पर कैसे रहेगा। आपका जो स्टेट कैपिटल है वहां सेंटर आ जाएगा, लेकिन ऑफिसेज कितनी है लगभग एनडब्ल्यूडीए की अगर हम बात करें तो? एनडब्ल्यूडीए की अगर हम बात करें तो एनडब्ल्यूडीए के 14 फील्ड ऑफिसेज हैं। ओके। और फिर उसके बाद 5 सर्कल ऑफिसेज हैं, और उसके बाद 2 चीफ इंजीनियर ऑफिसेज हैं, नॉर्थ और साउथ हैदराबाद और लखनऊ में, और हेडक्वार्टर्स हमारा दिल्ली में है, तो दिल्ली में भी हमारे 2 ऑफिसेज हैं। तो इस प्रकार से लगभग 20-22 ऑफिसेज ऑल इंडिया हमारे पास है। ऑल इंडिया में है, और आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, मतलब ट्रांसफर आपका हो सकता है? जी, ट्रांसफर ऑल इंडिया कहीं भी हो सकता है, किसी भी। वो एजेंसी पे डिपेंड करता है? वो बिल्कुल इस पे डिपेंड करता है, पोस्ट वैकेंट कहाँ पर है, उन सब चीजों पर डिपेंड। अच्छा सर, ये जो आपके फील्ड ऑफिसेज है इनकी लोकेशन क्या रहती है वैसे? अगर हम देखें तो सिटी के अंदर ही रहती है या आउटसाइड रहती है, कैसे रहती है? नहीं, फील्ड ऑफिसेज हमारे मोस्टली सिटी के अंदर ही होते हैं, सिटी के बाहर तो बिल्कुल नहीं होते हैं, सिटी के अंदर ही होते हैं, क्योंकि हमें करस्पॉन्डेंस रखना होता है बाकी ऑफिसेज के साथ। तो इनका जो मतलब फील्ड ऑफिसेज हैं जो रहते तो वो शहर में ही है, लेकिन जो इंजीनियर्स और जूनियर इंजीनियर्स का जो काम AEEs का काम जो होता है वो फील्ड का होता है, ऑफिस शहर में ही होता है। ऑफिस शहर में होता है, ऑफिस से रिलेटेड या रहने खाने से रिलेटेड किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है? नहीं, किसी तरह की आपको कोई भी दिक्कत। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि LDC, स्टेनो और UDC के सिलेबस में कितना डिफरेंस मानते हो आप? UDC तो क्योंकि ग्रेजुएट के लिए है, तो स्टेनो और LDC के सिलेबस में कोई डिफरेंस या एग्जाम पैटर्न में या पेपर में कोई डिफरेंस रहता है क्या आपके हिसाब से, अगर आपको नॉलेज हो तो? अगर मैं बात करूं UDC, LDC और स्टेनो की, तो इनका जो प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है, प्री एग्जाम जो होता है, वो लगभग सब बराबर ही है। बिल्कुल आप देखेंगे किसी भी तरीके से कुछ भी, आप ये मत सोचिए कि LDC का एग्जाम में थोड़ा सा इजी हो जाएगा या UDC का एग्जाम में थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न सेम होगा और आपको तैयारी तीनों की करनी पड़ेगी। और स्टेनो का एग्जाम भी देखें तो हम लगभग सेम ही होता है, तो उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम तीनों सेम है, आप तीनों की तैयारी भी कर सकते हैं एक साथ में। बस आप स्किल टेस्ट की बात करेंगे तो स्टेनो में स्किल टेस्ट अलग हो जाता है और LDC में स्किल टेस्ट अलग हो जाता है। हाँ, उसमें वो शॉर्ट हैंड कुछ करके एक टेस्ट होता है। हाँ, वो अलग है। वो खैर स्टेनो वालों को सबको पता होता है कि भाई वो हमें देना है। बाकी LDC, UDC और LDC, UDC और स्टेनो, इन तीनों का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न ये सब चीजें लगभग सेम रहती है, ज्यादा कोई फर्क नहीं होता इनमें। खाली अगर हम बात करें जूनियर अकाउंटेंट की और JEE की, तो सिलेबस काफी अलग हो जाता है, वो थोड़ा चेंज हो जाता है। वो पर्टिकुलर फील्ड के हिसाब से आपको सिलेबस रहेगा, लेकिन ये जो 3 पोस्ट हैं ये थोड़ी कॉमन पोस्ट होती हैं, जो लगभग सारे लोग इन्हीं की तैयारी करते हैं। तो आप इसकी तैयारी, जो भी बंदा SSC की तैयारी कर रहा है या स्टेट SSC की तैयारी कर रहा है, तो वो आराम से इस एग्जाम को दे सकता है। चलिए, तो सारी बातें हमने आपसे जानी समझी और आपने कीमती समय दिया, साथ में अपनी सारी चीजें हमारे साथ में शेयर की, इस बात के लिए बहुत